नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। देखिए चुनाव का समय है ये हम सब जानते हैं, लेकिन पिछले 1 महीने से हम लोग लगातार ईरान, अमेरिका, इज़राइल वॉर पे बात कर रहे हैं क्योंकि वो पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। हमारे देश में महँगाई है, हमारे देश में ऊर्जा संकट होने वाला है, खाद का संकट होने वाला है, कई सारी फैक्ट्रियाँ बंद होने वाली है, वो प्लास्टिक की फैक्ट्रियाँ हो या कपड़ों की फैक्ट्रियाँ हो या सड़कों का काम भी जो है धीमा पड़ने वाला है क्योंकि तेल जो है वो तमाम जगह काम आता है। कपड़ों से लेकर के सड़क बनाने तक वो जो कोलतार होता है वो भी उसी से बनता है। हवाई जहाज उड़ने की बात हो वहाँ भी वो फ्यूल लगता है। तो हर जगह उसका इस्तेमाल होता है और वो संकट बरकरार है। संकट कब तक रहेगा ये बताना मुश्किल है। हालाँकि अमेरिका ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और बोला कि हॉर्मुज़ खोल दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। हालाँकि ये अमेरिका काफ़ी दिनों से कह रहा है। ईरान जो है, ईरान के कई सारे नेता कहा जा रहा है कि टॉप लीडर्स मारे जा चुके हैं और ईरान के पास अब लीडरशिप बची नहीं है। लेकिन ईरान जो है वो लड़ रहा है, लीडरशिप बची नहीं है कहने वाले अपनी जगह सही कहते होंगे, लेकिन ईरान अब भी लड़ रहा है। और ये भी बात आती है कि ये जो युद्ध है वो सेना लड़ती ज़रूर है, लेकिन युद्ध के जो क्या परिणाम होंगे वो कूटनीतिक स्तर पर नेता तय करते हैं। हालाँकि ये कहना कि ईरान क में अब नेता नहीं बचे ये भी जल्दबाज़ी है और गलत है, या कहिए कि अमेरिका के दबाव में। अमेरिका जो है, जो ट्रम्प हैं, वो कितने बड़े नेता हैं, तो हम सब लोगों ने देखा है कि सुबह कुछ कहते हैं, शाम कुछ कहते हैं, दोपहर कुछ कहते हैं। हमारे देश में भी ऐसे नेता भरे पड़े हैं। पिछले 12-14 सालों से जो हम देश की हालत देख रहे हैं, उसमें नेताजी की नेतागिरी हम लोग देख ही रहे हैं। अब देखिए ये भी नेतागिरी है, नेताजी की नेतागिरी है या नेताजी की कारीगरी है, इसको समझिए। देखिए बीजेपी जो है वो हर हाल में बंगाल जीतना चाहती है, असम जीतना चाहती है, तमिलनाडु और केरल में अपना दखल चाहती है। और केरल में उसको लग रहा है कि अगर केरल की भी बात करें कि अगर एलडीएफ हटता है तो वहाँ मौका मिलेगा बीजेपी को। जैसे बंगाल में अगर देखिए बंगाल में वाम मोर्चा हटा तो कांग्रेस को स्पेस नहीं मिला, स्पेस मिला टीएमसी को। टीएमसी पिछले 15 साल से सत्ता में है, चौथी बार सत्ता में आए, ममता बनर्जी इसके लिए लड़ाई लड़ रही हैं। वहाँ कांग्रेस का भी स्कोप दिखाई नहीं पड़ रहा और दूसरे दल के तौर पे या विपक्ष के तौर पे जो है तब दूसरे दावेदार के तौर पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी खड़ी होती दिखाई पड़ रही है। हालांकि इस बार भी उसको सत्ता मिलेगी ऐसा दिखता नहीं, लेकिन कयास लगाने वाले लगा रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग है तो किसी की क्या जरूरत है, जीत तो निश्चित है। जो निर्मला सीतारमण के पति हैं परकाला, उनके वीडियोज वायरल हो रहे हैं। उनके वीडियोज के हवाले से लोग बता रहे हैं कि किस तरह से वोटिंग होती है और किस तरीके से चुनाव आयोग खेल करता है और जीत हार तय होती है। हम उसमें नहीं फंसते हैं, हम चलते हैं केरल एक बार, उसके बाद फिर होते हुए आएंगे यहाँ। पाकिस्तान ने जो है धमकी दी है और पहले इसी पे चर्चा कर लेते हैं क्योंकि पाकिस्तान की धमकी जो है बड़ी सनसनीखेज है। और पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दरअसल कहा और उन्होंने कहा है कि वो सियालकोट में पत्रकारों से बात कर रहे थे कल और उन्होंने बातचीत में कहा कि अगर भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यानी छिप कर हमला करता है तो इस बार लड़ाई जो है सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहेगी। ये ऑपरेशन सिंदूर के समय की बात कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तक में जो हुआ था पिछले साल उसमें सीमा तक ही सीमित रही थी लड़ाई, लेकिन इस बार हम कोलकाता पहुंच सकते हैं। इरादा तो बड़ा बुलंद है। अब देखिए अब उनकी उम्र, ख्वाजा आसिफ साहब की उम्र जो है वो 80 के आसपास है। पता नहीं अपने घर की देहरी ठीक से बिना किसी के सहारा के पार करते हैं कि नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जो है उनके बेटे होंगे तो सेटल्ड होंगे, बहू सेटल्ड होंगी, पोते भी जो है बच्चे बढ़िया पढ़ाई करके खड़े हो चुके होंगे। और युद्ध में ये तुम्हारे नहीं जाएंगे, इनके घर के लोग, इनके घर के लोग तो दूसरी जगह नौकरी करेंगे या सत्ता में कहीं बैठे होंगे। आम जो गरीब परिवारों के लड़के हैं जो सेना में भर्ती हैं नौकरी करने, देश की सुरक्षा तो उनके माँ भावना भरी जाती है, लेकिन दरअसल वो रोजगार नौकरी की जरूरत जो है उनको वहां तक ली जाती है, मौत तक खींच के ले जाती है, जिसको हम शहादत में बदलते हैं। और वो कह रहे हैं कि कोलकाता तक पहुंच सकते हैं। अब तक कभी पहुंचे नहीं, कई लड़ाइयां लड़ी,
और ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि भारत अपने लोगों या हिरासत में बंद पाकिस्तानियों का इस्तेमाल करके झूठा ड्रामा रचने की योजना बना रहा है। और पिछले साल जिस तरह से भारत को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी, इस बार उससे ज्यादा शर्मिंदगी झेलनी पड़ सकती है, ये आसिफ भाई कह रहे हैं। और आसिफ भाई ने आसिफ चचा बोलिए, आसिफ चचा कह रहे हैं आगे की जो है, शवों को कहीं रखकर पाकिस्तान पर आतंकवाद का आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन भारत ने इस दावे के लिए कोई सबूत नहीं दिया। हालांकि ये जो आसिफ चचा ने कहा है वो अपने मन से नहीं बोला है। उसके पहले राजनाथ सिंह जी ने, जो भारत के रक्षा मंत्री, उन्होंने केरल में, जिसको अब केरलम कहा जाने लगा है, उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी और उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान कोई गलत कदम उठाएगा तो भारतीय सेना निर्णायक जवाब देगी। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और अगर पाकिस्तान ने दोबारा गंदा खेल खेला तो भारतीय सैनिक ऐसा जवाब देंगे वो कभी भूलेंगे। राजनाथ सिंह के 12 साल के कार्यकाल में, यह कहिए कि पहले गृह मंत्री थे, पहले कार्यकाल में दूसरी बार वो रक्षा मंत्री बने हैं, उसके पहले कई बार पाकिस्तान को जवाब दिया है भारत, और ऐसा जवाब दिया है कि तब भी लग रहा था कि कोई जो है दोबारा गंदा खेल नहीं खेलेगा। लेकिन पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान की संजीवनी जो है भारत है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ जितना तेज बोलेगा, जितना उकसावे वाली बात करेगा, पाकिस्तान में उसको उतने ज्यादा वोट मिलेंगे, उसकी सरकार बनी रहेगी। भारत का भी यही हाल है। भारत में जितना बीजेपी पाकिस्तान पे हमला करेगी, मुसलमानों पे हमला करेगी, उतना ज्यादा वोट मिलेगा, सत्ता मजबूत होगी, ये भाजपाई नेताओं को पता है। और ये ख्वाजा आसिफ चचा जो है, उन्होंने जो मौका दिया है, ये बड़ा स्वर्णिम मौका है। देखिए 9 अप्रैल को चुनाव है, केरल में चुनाव है, 9 अप्रैल को ही आसाम में चुनाव है, आसाम में और केरल में बड़ा सुनहरा मौका उपलब्ध हो सकता है। और इनके पहले देखिए, आसिफ साहब से पहले जो है, हाँ, इन्होंने और बात कही, वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि भारत और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार मिलकर, भारत सरकार और तालिबान सरकार दोनों मिलकर के पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वार चला रहे हैं। पाकिस्तान पे इन दिनों काफी हमले हुए हैं और अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों जो है लड़ रहे हैं। वो चूंकि इसकी चर्चा ज्यादा नहीं हो पाई इसलिए कि ईरान और अमेरिका इजराइल का युद्ध बहुत ज्यादा हो गया और उससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई है, ऊर्जा का गहरा संकट खड़ा हो गया है। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो है लड़ाई चल रही है, ये भी सही समय पे। कभी ये अफगानिस्तान में हमला करते हैं, कभी अफगानी सेना जो है पाकिस्तान पे हमला करती है और उसमें लोग मारे जा रहे हैं। तो उसको लेकर के हमेशा आरोप लगता है भारत पे कि अगर अफगानिस्तान के पीछे भारत खड़ा रहता है और प्रॉक्सी युद्ध चलाता है। और ख्वाजा आसिफ चचा ने कहा कि पाकिस्तान पर हमलों को लेकर नई दिल्ली और काबुल का सोच एक जैसा है, और ये भी कहा कि भारत के साथ युद्ध की आशंका अभी भी खत्म नहीं हुई है। और इसके पहले पूर्व पाक उच्चायुक्त हैं अब्दुल बासित, ये भी अक्सर बयान देते रहते हैं। उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि अगर अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करते तो पाकिस्तान को बिना एक पल सोचे मुंबई और नई दिल्ली पर हमला कर देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान अभी इतना ताकतवर नहीं हुआ है कि खुल करके किसी देश के साथ में या किसी देश के खिलाफ खड़ा हो सके। न्यूक्लियर पावर उस पाकिस्तान के पास भी है, पाकिस्तान को अमेरिका का भी सपोर्ट है, चीन का भी सपोर्ट है, पाकिस्तान को तुर्की का भी सपोर्ट है। तो पाकिस्तान के पास सपोर्ट है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान की जो ताकत दिखी और हमें युद्ध रोकना पड़ा। भले ट्रंप कहे कि हमने रोक दिया, प्रधानमंत्री कहें कि हमारे प्रधानमंत्री कहे कि घुटनों पे आ गया था पाकिस्तान, लेकिन साफ साफ पता चलता है कि युद्ध को किसी तीसरी शक्ति ने रुकवाया था और दबाव था। और पाकिस्तान पे दबाव था या नहीं था, लेकिन हम पर दबाव तो था, इसलिए हमने युद्ध को रोकने की, ट्रंप के बोलने के बाद युद्ध रोकने की घोषणा कर दी, ऑपरेशन सिंदूर रोकने की घोषणा कर दी थी। लेकिन पाकिस्तान उसके बाद भी हमारे सीमा इलाकों में हमला करता रहा। और फिर वापस जो है हमारे जो विदेश सचिव है विक्रम मिश्री, उनको वापस कहना पड़ा था कि अगर शर्तों का उल्लंघन करता है पाकिस्तान तो हम फिर से हमला करेंगे। बहरहाल ये कह रहे हैं कि
अगर अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करता है तो हम अमेरिका तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वह हमारे न्यूक्लियर रेंज में नहीं है। ऐसे में हमारा क्या विकल्प होगा? भारत, बाद में जो होगा सो देख ले। ये जो है बड़बोले लोग जो है, जिनका कुछ जाने वाला नहीं। जब भी कहीं युद्ध होता है तो उसमें आम आदमी सबसे ज्यादा शिकार बनता है। ये जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हो नौकरशाह जो रिटायर होते हैं, जो बड़े बड़े मंत्री हैं, नेता है, इनकी औलादें, इनका परिवार सेटल्ड होता है, सुखी होता है, सुरक्षित होता है। ये अमेरिका में, दुबई में, कहीं और किसी देश में अपना ठिकाना बसा चुके होते हैं। इनके करोड़ों रुपए जो है दूसरे बैंकों में कहीं जमा होते हैं, प्रॉपर्टी होती है। ये सब बकवास करते रहते हैं, इनके पास कुछ और काम नहीं। इनको भेज दीजिए सरहद पे लड़ने के लिए, तो पता नहीं एक आध गोली चला पाएंगे या पेशाब करते करते मर जाएंगे। लेकिन ये बोलने में मास्टर होते हैं ये लोग, चाहे वो पाकिस्तान के उच्चायुक्त हों या रक्षा मंत्री हो या हमारे देश के कई कागजी वीर जो है। और इनके बेटे, दरअसल होता क्या कि इनके बेटे सुरक्षित होते हैं। इनके बेटे विधायक हैं, इनके बेटे सांसद हैं, इनके बेटे कुछ और हैं। इनके तरफ चारों तरफ जो है 400 कमांडो चलते हैं। इनको लगता है हम जो है ऐसा बोलेंगे तो वोट आएगा, और आता भी है। अभी देखिए बंगाल में, खास करके बंगाल में कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है बीजेपी को। बंगाल में मुद्दा ही बस इतना भर है कि घुसपैठिया है। घुसपैठिया से खाली काम चलेगा नहीं। अब कोलकाता का जिक्र आ गया है। कोलकाता का जिक्र ऐसे थोड़े आया, कभी कोलकाता का जिक्र आया नहीं। अब कोलकाता का जिक्र आया है तो जाहिर है प्लान हुआ है। ख्वाजा आसिफ जानते हैं कि कोलकाता का जिक्र करेंगे तो बंगाल में चुनाव पर असर पड़ेगा उसका। पाकिस्तान ने दी धमकी, घर में घुसकर मारेंगे, कोलकाता तक कब्जा करेंगे। अब कोलकाता तक कब्जा करेंगे तो जाहिर है कि वहां बीजेपी रहेगी, बीजेपी की सत्ता आएगी, तभी कोलकाता सुरक्षित रहेगा। अगर ममता बनर्जी रही तो ममता बनर्जी तो खुद मुसलमानों से मुस्लिम परस्त हैं, मुसलमानों को आगे बढ़ाती हैं, तो वो कैसे हिंदुस्तान की रक्षा करेंगी? हिंदुओं की रक्षा कैसे होगी? और अब सोचिए उधर से बांग्लादेश हमला करेगा, इधर से पाकिस्तान हमला करेगा, बंगाल के हिंदुओं का क्या होगा? कितनी बड़ी चिंता है। अब बीजेपी के नेताओं को बोलने के लिए खूब सारा मसाला मिल गया है, और इससे उनको लग सकता है कि बंगाल में हम बेहतर पोजीशन में पहुंच सकता है। अब देखिएगा आज कल परसों में हम अगर वो ऐसा बयान आएगा तो हम आपको सुनाएंगे भी। प्रधानमंत्री भी अभी जाएंगे, अभी रक्षा मंत्री भी जाएंगे, गृह मंत्री भी जाएंगे, छुट भैया अभिनेता भी जाएंगे, वो आदित्यनाथ भी जाएंगे, तो वो सब बोलेंगे। वो हेमंता बिस्वा शर्मा को भी बोलने का मौका मिलेगा, क्योंकि जब कोलकाता तक पहुंच जाएगा तो देश पर पहुंचने में कितना समय लगेगा भाई? उधर तो और ये घिरा हुआ, उधर से पता चला कि चीन भी आ गया। तो संकट तो बड़ा गहरा है भारत के सामने। तो संकट गहरा है तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है कि मोदी जी का हाथ मजबूत कीजिए और पूरे देश में वो पंचायत से लेकर के भारत सरकार तक बीजेपी के लोगों को भर दीजिए। आरएसएस के लोगों को जो है वो उनको पालिए, उनको सेना में पैरेलल सेना खड़ा करने का अवसर दीजिए। संसद में बिल पास कराइए कि आरएसएस भी जो है वो सेना के जवान ही हैं, और उनको भी जो है हम पैसे दे रहे हैं, ये घोषित कर दीजिए। ये हो सकता है तो देश सुरक्षित हो जाएगा। ये कहानियां जो है हमारे उन लोगों के लिए बड़ी मुफीद है जो पढ़ते लिखते नहीं है, जो भक्त बन करके कभी हमारे चैनल पे, कभी किसी और चैनल पे, कभी गली में, कभी मोहल्ले में घूमते रहते हैं। उनके लिए बड़ा मुफीद जो है ये सेंटेंस है।